तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम सिद्धांत की, जिसने हमारे देश की राजनीति और कानून की दिशा ही बदल दी। ये है बुनियादी संरचना का सिद्धांत। ये सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये संसद की शक्ति और संविधान की आत्मा के बीच संतुलन बनाने की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। यही वो एक बड़ा सवाल था जिसने दशकों तक कानूनी बहस को हवा दी। क्या संविधान में बदलाव करने की जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है, या फिर संविधान के कुछ हिस्से इतने पवित्र, इतने जरूरी हैं कि उन्हें कोई बदल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी काफी मददगार होगा। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये एक टकराव की कहानी है। एक तरफ है हमारी संसद, जिसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान को समय के हिसाब से बदलने की शक्ति दी गई है, और दूसरी तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सवाल बस इतना था कि क्या एक दूसरे से बड़ा हो सकता है? तो देखिए, इस पूरे ड्रामा के सेंटर में दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज थे। एक तरफ संसद, जो कि लोगों की चुनी हुई बॉडी है, उसे कानून बदलने की ताकत दी गई ताकि वो समाज की जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें लोकतंत्र की जान माना जाता था, और उन्हें किसी भी सरकार की मनमानी से बचाना जरूरी था। इसी मुश्किल सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को ढूंढना था, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा लीगल टग ऑफ वॉर, एक ऐसी खींचतान जिसने भारत के शुरुआती दशकों में विधायिका और न्यायपालिका के रिश्ते को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। देखिए कि कैसे कोर्ट का नजरिया एकदम एक पेंडुलम की तरह बदला। 1951 के शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद सब कुछ बदल सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकार भी। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने एकदम यू टर्न ले लिया और कहा, नहीं, मौलिक अधिकार तो पवित्र हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और बस इसी फैसले ने देश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। और फिर आया वो केस जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंद भारती। ये सिर्फ एक और मामला नहीं था, ये इंडियन जुडिशरी के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट पर इस पहेली को सुलझाने का जबरदस्त दबाव था। आप इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बैठी। ये भारतीय इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोलकनाथ का फैसला 11 जजों ने दिया था, और उसे पलटने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत थी। और यह सुनवाई चली पूरे 68 दिन। जरा सोचिए, 2 महीने से भी ज्यादा सिर्फ बहस चलती रही। इससे पता चलता है कि हर पहलू पर कितनी गहराई से सोचा गया होगा, क्योंकि दांव पर पूरे देश का संवैधानिक भविष्य लगा था। और आखिर में जब फैसला आया तो वो इतना करीबी था, इतना नजदीकी के यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ एक वोट का फर्क, 7 जज एक तरफ, 6 दूसरी तरफ। मतलब हमारे संविधान का भविष्य लिटरली एक धागे से लटका हुआ था। और इसी गहन मंथन से निकला एक शानदार सॉल्यूशन, एक ऐसा समझौता जो जितना सरल था उतना ही क्रांतिकारी भी। कोर्ट ने जन्म दिया बुनियादी संरचना के सिद्धांत को। तो आखिर ये बुनियादी संरचना का सिद्धांत है क्या? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल और मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। तो देखिए, ऑफिशियली ये सिद्धांत ये कहता है, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसे पूरी तरह से बदल या नष्ट नहीं कर सकती। अब इस सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक इमारत की एनालॉजी। जरा सोचिए कि हमारा संविधान एक इमारत है, इसकी एक मजबूत नींव है। ये है हमारे संविधान के मूल सिद्धांत, जैसे लोकतंत्र या कानून का राज। और फिर उस नींव के ऊपर है बाकी की इमारत। तो ये सिद्धांत कहता है कि संसद एक आर्किटेक्ट की तरह इमारत में बदलाव तो कर सकती है, एक नया कमरा जोड़ सकती है, दीवारों का रंग बदल सकती है, लेकिन वो नींव को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर नींव ही हिल गई तो पूरी इमारत ही ढह जाएगी। तो सवाल यह है कि इस संवैधानिक इमारत की नींव में क्या क्या आता है। कोर्ट ने कुछ उदाहरण दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है और समय के साथ इसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। ओके, अब आते हैं इस केस के सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन सब के लिए जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुमत का फैसला तो आ गया, लेकिन जस्टिस HR खन्ना की राय थी जिसमें एक छोटा सा फर्क था, और वही फर्क आगे चलकर स्वीकृत कानून बना। चलिए इस टेबल को समझते हैं।
देखिए, जो 6 जज बहुमत में थे, उनका कहना था कि संसद मौलिक अधिकारों को रद्द नहीं कर सकती। उनका फोकस सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर था। लेकिन जस्टिस खन्ना ने एक कदम आगे की सोची। उन्होंने कहा, बात सिर्फ मौलिक अधिकारों की नहीं है, आप संविधान के पूरे बुनियादी ढांचे को ही नहीं बदल सकते। उनकी नज़र में संशोधन का मतलब सुधार करना है, तबाह करना नहीं। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही इस पूरे सिद्धांत की जान है। तो जस्टिस खन्ना की राय ने किया क्या? उन्होंने उस डेडलॉक को तोड़ दिया। उन्होंने गोलकनाथ के फैसले को पलटते हुए संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति वापस दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त ये कि कोई भी संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता, और यही बैलेंस आज भी हमारे कानून की नींव है। और इस सिद्धांत का जो असर हुआ वो हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन पर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। इसका असर आज तक महसूस किया जाता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की थियरी नहीं रही, ये लोकतंत्र का असली रक्षक बना। 1975 में जब 39वें संशोधन के जरिए सरकार ने खुद को कानून से ऊपर रखने की कोशिश की, तो इसी सिद्धांत ने उसे रोका। फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में भी जब संसद ने असीमित शक्ति हासिल करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से याद दिलाया कि भारत में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। और हम इस चर्चा को जस्टिस खन्ना के ही इन शक्तिशाली शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। हालांकि ये कोर्ट एक दूसरे केस का है, लेकिन ये उस न्यायिक साहस और दूरदर्शिता को दिखाता है जिसने बुनियादी संरचना के सिद्धांत को जन्म दिया। ये हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों का एक जीता जागता रक्षक है।